गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी बसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 17 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सांस सांस में बांस। इसके लेखक हैं श्री एलेक्स एम जॉर्ज जी और इस पाठ का अनुवाद किया है शशि सबलोक जी ने। देखो बच्चों, जो आपका पाठ 17 है सांस सांस में बांस। सांस मतलब जो हम श्वास लेते हैं, सांस लेते हैं वो, और बांस मतलब बैम्बू, जो बांस की जो खपच्चियाँ होती है जिससे टोकरियाँ खिलौनों का निर्माण होता है, ये वो बांस है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। क्या हो सकता है? खाना पीना, और सबसे ज़रूरी चीज़ है सांस। हाँ बच्चों, हम सांस के बिना एक सेकंड भी जी नहीं सकते हैं। और इस पाठ में लेखक ने बात की है बांस की, मतलब यानी दुनिया या फिर भारत में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ लोगों के लिए बांस कितना ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है जितना सांस लेना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी उनके लिए बांस है ना। इसीलिए ये जो पाठ का शीर्षक है सांस सांस में बांस, मतलब भारत में या दुनिया में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर लोगों के लिए बांस उतना ही ज़रूरी है जितना कि सांस ज़रूरी है। जैसे वो सांस के बिना जी नहीं सकते, वैसे बांस के बिना भी नहीं रह सकते। और इस पाठ में लेखक ने हमें बांस की उपयोगिता के बारे में बताया है, और बांस से क्या क्या चीज़ें बनती है, बांस से किसका निर्माण होता है, और किस प्रकार से बांस का उत्पादन किया गया, ठीक है ना, और किन किन जगहों पर बांस का उत्पादन होता है। ये सारी चीज़ें हमें इस पाठ में देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं हम पाठ 17 सांस सांस में बांस। एक जादूगर थे चंगकी चंगलनबा। अब जो बांस का निर्माण या बांस कहाँ से सबसे पहले हमारे सामने आया, तो इसके लिए एक जादूगर चंगकी चंगलनबा अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। मतलब जादूगर उम्र भर तो जादूगर दिखाता रहा, जादू दिखाता रहा, और उसके बाद जब वह मरणासन स्थिति में आया, तब उसने ये कहा कि जब मैं मर जाऊं और मेरी कब्र दफनाई जाए तो उसके छठे दिन तुम मेरी कब्र को खोद कर देखोगे तो कुछ नया ही पाओगे। मतलब मरने के बाद भी मेरे शरीर से तुम्हें जादू ही दिखाई देगा। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उनमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिज़ाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की, फिर नए डिज़ाइन भी बनाए। मतलब उनके कहने पर लोगों ने छठे दिन उनकी कब्र भी खोदी, और कब्र खोदने के बाद उन्हें क्या मिला, जो बांस होता है उसकी टोकरियों के कई सारे अलग अलग डिज़ाइन थे। और उनको देखकर लोगों ने पहले उनकी नकल करके उन वैसे डिज़ाइन बनाए, फिर नए डिज़ाइन भी उनके दिमाग में आने लग गए। बांस भारत के विभिन्न इस हिस्सों में बहुतायत में होता है। मतलब बांस जो है वो भारत के बहुत सारे हिस्सों में होता है। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। मतलब जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर बांस बहुत अत्यधिक मात्रा में उगता है ना। तो उसका जो उनकी जो चीज़ें बनाने का निर्माण है वहाँ पर बहुत खूब चलता है। सभी समुदाय के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करते हैं। मतलब जो नागालैंड राज्य है वहाँ पर बांस का उत्पादन भी बहुत है, और उससे बांस की चीज़ों का जो निर्माण करना है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। मतलब उनका व्यवसाय भी वही है। नागालैंड के जो लोग हैं, नागालैंड के जो निवासी हैं, वो लोग बांस की चीज़ें बनाने में खूब माहिर हैं,
और उनका व्यवसाय भी वही है और भरण पोषण भी वे उसी से करते हैं। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही है। मतलब हमने पिछले से अध्याय में पढ़ा कि हमारी जो पृथ्वी है कब अस्तित्व में आई, कब यहाँ पर पशु पक्षी जानवर मनुष्य का जीवन आरंभ हुआ। तो अब ये कह रहे हैं कि पहले तो इंसान आए, है ना, उसके बाद इंसान ने जब से हाथों से कलात्मक आर्ट एंड क्राफ्ट की जो चीज़ें हैं वो बनानी शुरू की थी, तभी से बांस की चीज़ें भी बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। मतलब पहले जैसी लोगों की सोच पे डिपेंड करता था, तो वे अपनी सोच के आधार पर डिज़ाइन तैयार करते थे। अब जिस तरह से हमारा देश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, लोगों में एक अलग सी क्रिएटिविटी, है ना, क्रियात्मकता अलग ही आ गई है और अलग अलग बदलाव हो रहे हैं। उससे उन्हीं चीज़ों से नई नई चीज़ों का निर्माण भी किया जा रहा है। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। मतलब बांस की जो बुनाई है, मतलब जो टोकरी बनाना है या फिर ऐसी चीज़ बनाना जिसमें कुछ चीज़ इकट्ठा की जा सके, भोजन इकट्ठे की जा सके। तो जब आदि मानव जो थे वो क्या करते थे, फल फ्रूट इकट्ठे करके वही खाते थे, पत्ते खाते थे, घास फूस, है ना। तो इन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने बांस को ऐसे ही बुनना शुरू कर दिया और उसकी टोकरी जैसी आकृति बनाकर उसमें भोजन इकट्ठा करने लगे थे। और तभी से बांस का जो कार्य है वो प्रारंभ हो गया, बुनाई का जो कार्य है वो प्रारंभ हुआ। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होगी। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी का आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। बया का जो घोंसला है देखा होगा आपने, पहले ऊपर से पतला होता है, फिर बीच में से गोल, फिर नीचे से फिर पतला। जो चिड़िया होती है बया, उसका जो घोंसला है वो इसी प्रकार होता है, टोकरी नुमा होता है। तो उसी जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि लोगों के दिमाग में बया के घोंसले को देखकर बांस की जो टोकरी बनाने का जो आइडिया है, जो तरकीब है, वो उनको वहाँ से मिली होगी। बांस से केवल टोकरियाँ ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर चीज़ें बनाई जाती है। जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ी, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। अब जो लेखक हैं वो कह रहे हैं, बता रहे हैं हमें कि बांस से सिर्फ टोकरियाँ ही नहीं बनती है, क्योंकि हमने ऊपर क्या पढ़ा कि जो बांस की बुनाई का जो कार्य है वो बया के घोंसले को देखकर उसकी तरकीब से आया और डलिया नुमा जो भोजन इकट्ठा करने के लिए बनाई जाती है टोकरी, तो उसके आधार, लेकिन बता रहे हैं हमें कि बांस की जो से टोकरियाँ ही नहीं बनती, उसकी खपच्चियाँ मतलब पतली पतली जो लीरियाँ होती है, पतली पतली जो पत्तियाँ होती है, उनको बांस को काट कर पतली पतली पत्तियाँ बनाई जाती है और उससे उसकी बुनाई करके चटाई, टोपी, टोकरियाँ, बर्तन, है ना, बैलगाड़ी, फर्नीचर, सजावटी सामान, यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने और मकान तक भी बांस से बनाए जाते हैं। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। अब जो लेखक है वो बता रहे हैं हमें बांस के बारे में कि असम में इस बांस की खपच्चियों से ही एक जाल बनाया जाता है जिसे मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलाते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है, निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे से गुथी हुई होती है। जो बांस की जो खपच्चियाँ होती है वो आपस में क्या होती है, गुथी हुई होती है और इसका जो आकार है वो शंकु नुमा होता है। अब जो लेखक हैं वो हमें बता रहे हैं कि हमारा बांस के साथ कैसा रिश्ता है, बांस से मेरा रिश्ता कैसा रिश्ता है। बांस से
बाँस का यह झुरमुट मुझे अमीर बना देता है। इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ, बाँस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूँ। सूखे बाँस को मैं ईंधन की तरह से, मतलब बाँस का बता रहे हैं कि बाँस से क्या है, मैं घर बना सकता हूँ, औजार बना सकता हूँ। जो सूखा बाँस है वह मैं ईंधन की तरह भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। बाँस का कोयला भी जलाता हूँ। बाँस का अचार खाता हूँ। बाँस के पालने में मेरा बचपन गुजरा है। पत्नी भी तो मैंने बाँस की टोकरी के जरिए पाई, और फिर अंत में बाँस पर ही लिटाकर मुझे मरघट ले जाया जाता है। मतलब बचपन से लेके मृत्यु तक का जो रिश्ता है वो हमारा बाँस से जुड़ा हुआ है। बचपन में हम उसी बाँस के पालने में झूला झूलते हैं, और जब मृत्यु हो जाती है तो उसी बाँस की सीढ़ी बनाकर हमें शमशान, मरघट मतलब शमशान ले जाया जाता है। ठीक है। तो आज हमने इस जो बाँस सांस में जो बाँस है उसमें बाँस की उपयोगिता के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से बाँस हमारे जीवन में उपयोगी है, किस प्रकार से जैसे सांस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार कुछ भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर बाँस का उपयोग भी उतना ही ज़रूरी है, और उनकी आजीविका या भरण पोषण का साधन भी वही है। धन्यवाद।